हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूनिट है सप्लाई। अब हमने एक यूनिट डिस्कस किया है डिमांड। अब हम लोग जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो सप्लाई है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब हम लोग डिमांड पढ़ रहे थे तो डिमांड में हम लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का व्यू पॉइंट देखते थे कि कंज्यूमर परचेस करते टाइम किस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पे हम लोग सप्लाई पढ़ रहे हैं और जब हम लोग सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग किसकी मेंटालिटी सोचेंगे, किसकी मेंटालिटी के बारे में देखेंगे, तो प्रोड्यूसर। कि एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्ट सेल करता है मार्केट में तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे हम लोग पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर का व्यू पॉइंट कंसिडर करेंगे। डिमांड में हमने किसका व्यू पॉइंट कंसिडर किया है, कंज्यूमर का। तो सप्लाई में हम लोग किसका व्यू पॉइंट कंसिडर करेंगे, प्रोड्यूसर का। दूसरी चीज, जब हम लोग सप्लाई यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको सप्लाई का मतलब पता होना चाहिए। सप्लाई का मतलब है कि प्रोड्यूसर जो भी क्वांटिटी मार्केट में सेल करने के लिए बेसिकली रेडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच द सेलर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट। द क्वांटिटी विच द सेलर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट एट वेरियस प्राइस एंड एट वेरियस टाइम पीरियड। तो सबसे पहले तो हम लोगों को सप्लाई का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि जो अलग अलग प्राइस पे वो अलग अलग क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार है, अलग अलग प्राइस पे, उसको हम लोग सप्लाई बोलते हैं। अब सप्लाई का मीनिंग तो समझ लिया, लेकिन हमको सप्लाई के फैक्टर्स समझने होंगे। हमारी बुक में टॉपिक दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, आइदर डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स। एक एक करके फैक्टर कंसीडर करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी सप्लाई में अगर इफेक्ट आ रहा है तो सप्लाई में किसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, सबसे पहले प्राइस की वजह से। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो उसका सप्लाई भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इसका मतलब सप्लाई पे अगर इफेक्ट आ रहा है तो सबसे पहले किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। सर ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है? बहुत सिंपल है, मैंने बताया ना, प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से सोचो। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। और अगर प्राइस कम होगा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं मार्केट में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल नहीं करूंगा। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स की वजह से भी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर सपोज करो कोई फार्मर का एग्जांपल लेते हैं, या फिर किसी भी बिजनेसमैन का एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि अगर मैं कमोडिटी एक्स सेल कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मार्केट में कमोडिटी वाई का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो अब कोई भी इंसान क्या सोचेगा, कोई भी बिजनेसमैन, कि कमोडिटी एक्स से ज़्यादा अब कमोडिटी वाई में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, because commodity Y is having a higher price and it will offer us greater profit। वो कमोडिटी ज़्यादा प्रॉफिट ऑफर कर रही है और इसीलिए अब कोई भी इंसान क्या सोचेगा कि अब कमोडिटी एक्स को सप्लाई नहीं करना है, उसकी जगह हम लोग किस चीज़ का सप्लाई शुरू करेंगे या ज़्यादा करेंगे, कमोडिटी वाई का। सो रिलेटेड गुड्स की वजह से भी, रिलेटेड कमोडिटीज़ की वजह से भी हमारी कमोडिटी के ऊपर सप्लाई पे इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे क्या है, फैक्टर्स है। अब इनका प्राइस यानी बेसिकली हम लोग जो भी पे करते हैं फैक्टर्स को, उसकी बात की है। अगर से फॉर एग्जांपल हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी ना तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम लोग याद रखेंगे कि जब भी हम लोग कॉस्ट ज़्यादा हो रही है हमारी तो सप्लाई क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और अगर कॉस्ट कम हो रही है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग हमारा सप्लाई क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो पहले 3 पॉइंट्स है वो तो प्राइस से रिलेटेड है। याद रखने के लिए सिंपल टेक्निक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है यहाँ पे। जब भी हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आता है, इनोवेशन है, इन्वेंशन है, अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ रहा है तो अब हम लोग सेम अमाउंट ऑफ इनपुट को यूज करके ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी शॉर्ट में मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है तो प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा।
और वही अगर हम लोग सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करें या फिर आउटडेटेड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो हमारा सप्लाई जो बढ़ना चाहिए ना वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से डेफिनेटली हमारा सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियस बात है, रूल मेकिंग बॉडी है, वो लोग रूल बनाते हैं, रूल को एनफोर्स करते हैं। गवर्नमेंट किसी भी कमोडिटी के ऊपर टैक्स इंपोज कर सकती है, इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जांपल जीएसटी। अगर गवर्नमेंट कमोडिटीज के ऊपर टैक्स इंपोज कर रही है, एक्साइज ड्यूटी है या जीएसटी है या ऐसा कुछ भी है, तो मार्केट में उस कमोडिटी का सप्लाई क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और वही अगर गवर्नमेंट कमोडिटी के ऊपर क्या कर रही है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो अब उस चीज का सप्लाई क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। सो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टैक्सेस एंड द सब्सिडीज दैट आर बीइंग imposed by the government. If the government is imposing tax, then the supply will decrease, and if the government is providing subsidies, then the supply will increase. नेक्स्ट एक और पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमने अभी तक जो पॉइंट देखे पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, नेक्स्ट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट है साइज ऑफ इंडस्ट्री, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। अगर मार्केट में से फॉर एग्जांपल मोनोपोली है, सिंगल प्रोड्यूसर है, तो सप्लाई ठीक है, जो है वो बराबर है। लेकिन अगर सपोज करो मार्केट में प्रोड्यूसर्स एंटर करते जा रहे हैं, मोनोपोली मार्केट नहीं है, जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स एंटर करते हैं उतनी ही हमारी इंडस्ट्री क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। इंडस्ट्री क्या होगी, एक्सपांड होगी। और अगर इंडस्ट्री एक्सपांड होगी, प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो सप्लाई भी बढ़ेगा। और अगर इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स कम है तो ऑब्वियस बात है सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारे फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग सप्लाई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। अब हमको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, रिलेशनशिप देखने वाले हैं कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम होगा। बहुत सिंपल चीज़ याद रखनी है हम लोगों को कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो उसका सप्लाई भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, वहां पे क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, वहां पे ऑपोजिट है, इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सो ये चीज़ याद रखेंगे। सेकेंड, लॉ ऑफ सप्लाई में हमने देखा प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, बट अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो याद रखेंगे, हमने अभी अभी जो फैक्टर्स पढ़े थे प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है या फिर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, साइज ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वो सभी फैक्टर्स हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट है। यानी लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई के अंदर जो चेंज आ रहा है वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, उसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है। जब हम लोग सप्लाई की बात करते हैं तो एक और चीज पता होनी चाहिए कि सप्लाई टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है। वेरी शॉर्ट पीरियड है या फिर शॉर्ट पीरियड है या लॉन्ग पीरियड है, उस पर डिपेंड करता है। अगर से फॉर एग्जांपल वेरी शॉर्ट पीरियड है, वेरी शॉर्ट पीरियड में जो हमारा सप्लाई होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारा सप्लाई क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब सप्लाई बिल्कुल भी चेंज हो सकता नहीं है। प्रोड्यूसर अगर चाहे तो भी वो सप्लाई चेंज नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। लेकिन सपोज करो टाइम बढ़ रहा है, वेरी शॉर्ट की जगह हम लोग शॉर्ट पीरियड को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम लोग शॉर्ट पीरियड को कंसीडर करेंगे तो अपने आप सप्लाई थोड़ा सा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, सप्लाई थोड़ा सा बढ़ सकता है। वेरी शॉर्ट देखा, शॉर्ट देखा। लॉन्ग पीरियड, अगर लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं हम लोग, तो लॉन्ग पीरियड के अंदर सप्लाई और ज़्यादा एक्सटेंट तक चेंज हो सकता है। मतलब अगर मुझे सप्लाई को इंक्रीज करना है तो वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा है, प्रोड्यूसर के पास टाइम है कि वो अपना सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली, डिमांड के अकॉर्डिंगली क्या कर सके, चेंज कर सके। सो याद रखेंगे, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड शेड्यूल। जब हम लोग डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं, पहले तो अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो शेड्यूल का मतलब क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब भी मैं किसी चीज को टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं तो उसको मैं बोलता हूं शेड्यूल।
और ये हमारा जो टॉपिक है वो सप्लाई शेड्यूल है। हमने पहले देखा है डिमांड शेड्यूल, अब हम लोग देखेंगे सप्लाई शेड्यूल। जब मैं सप्लाई शेड्यूल की बात करता हूं तो बहुत सिंपल चीज है, यहां पे हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई को देख सकते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस हम लोग लिख रहे हैं, से फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 4। क्वांटिटी लिख रहे हैं हम लोग 10 20 30 एंड 40। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, वैसे वैसे हमारा सप्लाई भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। उसका सिंपल रीजन है, हमने पहले ही देखा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी क्या होने लगेगा, कम होने लग जाएगा। ये सप्लाई शेड्यूल है। डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड एट वेरियस पॉसिबल प्राइस, अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी प्रोड्यूसर ऑफर करने के लिए रेडी है, ये वो चीज है। और जब मैं इस शेड्यूल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जब भी हम लोग किसी शेड्यूल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे हमारा बन जाएगा कर्व, जिसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लाई कर्व। अब हमको ध्यान रखना है कि सप्लाई कर्व क्या है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज नोन एज सप्लाई कर्व। तो पहले यहाँ पे हम लोगों को चैप्टर के बेसिक टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, उसके फैक्टर्स, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। सबसे पहले यहाँ तक के हमारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। दो अलग अलग चीजें देखने वाले हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई। पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। जब मैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की बात करता हूं तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, सप्लाई में जो चेंज आने वाला है वो किसकी वजह से आने वाला है, प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो याद रखेंगे इट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। एंड प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, या ऐसी कोई भी चीज़, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, अगर ऐसी किसी भी चीज़ की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो एक होता है प्राइस की वजह से और दूसरा होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोग मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के अंदर हम लोग दो चीज़ देखेंगे, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और जब हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई की बात करते हैं तो शिफ्ट इन सप्लाई के अंदर हम लोग दो चीजें देखेंगे, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई बढ़ेगा, कम होगा, बट किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। सबसे पहले हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो हम लोग कंसीडर करेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व हम लोग डायग्राम में यहां पे देखेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली हमारा इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी सेट कर रहे हैं, दैट इज पी एंड क्यू। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा। सो यहाँ पे ये न्यू प्राइस है और ये न्यू क्वांटिटी है। प्राइस बढ़ा तो सामने हमारा सप्लाई भी बढ़ गया। जब हम इन दोनों ही पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो कर्व बनता है उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो सामने हमारा सप्लाई भी बढ़ गया है। और जब हमारा प्राइस कम हो रहा है, हम लोग ऑपोजिट कंसीडर करते हैं कि पहले हमारा प्राइस P1 एंड क्वांटिटी Q1 थी, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस P1 से P पे आ रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, Q1 से Q पे आ जाएगी। तो ये हमारा जो पार्ट है ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सप्लाई बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन, सप्लाई कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन। और इसको हम लोग मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सेम सप्लाई कर्व पे हमारा मूवमेंट हो रहा है, या तो अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है। सो इसीलिए इसे बोला गया है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, जिसमें है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये तो बात थी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की। नेक्स्ट हमने क्या देखा, शिफ्ट इन सप्लाई। जब हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई की बात करते हैं तो उसके अंदर दो अलग अलग सिचुएशन है। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड द सेकेंड वन इज डिक्रीज इन सप्लाई।
सबसे पहले हम लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं वो इंक्रीज इन सप्लाई की सिचुएशन देख रहे हैं। इनिशियल प्राइस P, इनिशियल क्वांटिटी Q। अब ये तो इनिशियल प्राइस और क्वांटिटी है। नॉर्मल सप्लाई का हमारा क्या होगा S। अब हमारा सप्लाई बढ़ रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई। याद रखेंगे यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो अदर फैक्टर्स की वजह से। से फॉर एग्जांपल मार्केट में प्रोड्यूसर्स बढ़ रहे हैं, सेलर्स बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है, तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर सप्लाई बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ पे शिफ्ट होंगे, राइटवर्ड शिफ्ट। हम लोग याद रखेंगे चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई, दोनों ही केस में अगर इंक्रीज है तो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। प्राइस तो क्या रहेगा, सेम। प्राइस में कभी चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो याद रखेंगे ये है इंक्रीज इन सप्लाई। हमारा सप्लाई को कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है। किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट ये हमने देखा इंक्रीज इन सप्लाई। उसी तरीके से हमारी जो दूसरी सिचुएशन है वो है डिक्रीज इन सप्लाई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब ये डिक्रीज इन सप्लाई मतलब हम लोग एग्जांपल यहां से ऑपोजिट कंसीडर करते हैं कि इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर्स है वो कम हो रहे हैं। इनिशियल प्राइस सेम ही रखेंगे हम लोग, इनिशियल प्राइस एंड क्वांटिटी P एंड Q। जो हमारा सप्लाई कर्व है वो S। मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स है वो कम हो रहे हैं, सेलर्स कम हो रहे हैं। और अगर मार्केट में प्रोड्यूसर्स कम होंगे तो ऑब्वियस बात है सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। डिमांड हो या सप्लाई, अगर डिक्रीज है तो हमेशा क्या होना चाहिए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। प्राइस क्या रहेगा, सेम। चेंज किस में आ रहा था, अदर फैक्टर्स की वजह से, क्वांटिटी में। तो ये हो गया Q1। सो ये याद रखेंगे, ये क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। ये इंक्रीज इन सप्लाई और ये डिक्रीज इन सप्लाई। सो याद रखेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के अंदर एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन था, जो किसकी वजह से हो रहा था, प्राइस की वजह से। शिफ्ट इन सप्लाई के अंदर सप्लाई शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज किसकी वजह से, तो अदर फैक्टर्स की वजह से। आई होप पहले तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी को क्लियर होने चाहिए, दैट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई। अब हमने जो देखा है वो यूनिट का फर्स्ट पार्ट देखा है, लॉ ऑफ सप्लाई, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये सारी चीजें। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो सेकेंड पार्ट है जो इलास्टिसिटी से डील करता है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते थे तो उसमें हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पता चलता था कि किस तरीके से सप्लाई के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, कि अगर प्राइस बढ़ रहा था तो सप्लाई भी बढ़ रहा था, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। अब हम लोग इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि कितने परसेंटेज से चेंज आने वाला है सप्लाई में। मतलब अगर प्राइस इतने परसेंट से चेंज हो रहा है तो सप्लाई कितने परसेंट से सामने चेंज होगा। जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब पता होना चाहिए। इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से सप्लाई क्या करने वाला है, रिएक्ट करने वाला है, रिस्पॉन्ड करने वाला है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और अगर हम लोग चाहें तो दूसरा फॉर्मूला, ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। जब हम लोग डेल्टा Q की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, और डेल्टा P की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है चेंज इन प्राइस। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होती है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं सिर्फ। अगर से फॉर एग्जाम्पल प्राइस 10 था और फिर 15 हुआ है, क्वांटिटी से फॉर एग्जाम्पल 100 थी और अब 150 हो चुकी है। डेल्टा Q की जब मैं बात करता हूं तो चेंज इन क्वांटिटी लेना है हमें। चेंज कितना आ रहा है, 50 का चेंज आ रहा है। बहुत बार स्टूडेंट्स 150 ले लेते हैं, हमें न्यू क्वांटिटी नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा P मीन्स चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 5 रुपीज का चेंज आ रहा है। सो उस चीज का ध्यान रखेंगे। P इज द इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस क्या था, 10 रुपीज। Q इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, 100। सो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करते टाइम वैल्यूज को। अब यहां पे हमने इलास्टिसिटी का पहले तो मीनिंग देखा है।
बट हम लोग ध्यान रखेंगे 5 अलग अलग तरह की इलास्टिसिटीज है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक। इस तरीके से 5 अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो इलास्टिसिटी कंसिडर करेंगे वो हम लोग कंसिडर करने वाले हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। सो पहले हम लोग उसका डायग्राम कंसिडर करेंगे। अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारा कॉमन ही है ऑब्वियसली। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है कि सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज आने वाला नहीं है। मतलब प्राइस में कितना भी चेंज हो, प्राइस से फॉर एग्जांपल पहले P था, अब प्राइस P1 हो चुका है, बट क्या सप्लाई में कोई फर्क आ रहा है? नहीं। क्वांटिटी क्या है हमारी? कांस्टेंट है, सेम। ये क्या है? सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस में कुछ भी चेंज हो लेकिन सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज आने वाला नहीं है। और यहाँ पे इसीलिए जब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो। बट ये जीरो कैसे आता है पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मार लिया जीरो। फॉर्मूला दिया हुआ है हम लोगों को, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्या क्वांटिटी में कोई चेंज है? नहीं। अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या प्राइस में चेंज है? हाँ है। एग्जाम्पल 20%, क्या आंसर आएगा? जीरो। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। सो सबसे पहली इलास्टिसिटी हम लोग याद रखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। पहले यहां क्लियर होना चाहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इलास्टिसिटी पे शिफ्ट होते हैं। नंबर 2 परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। पहले हमने क्या देखा? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अब हम लोग देख रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। जब मैं परफेक्टली इलास्टिक की बात करता हूं तो यहां पे पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, क्वांटिटी, प्राइस एंड ये परफेक्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब मैं यहां पे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की बात करता हूं तो हमारा प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस में सच बिल्कुल भी चेंज नहीं है, यानी प्राइस सेम का सेम ही रहने वाला है, फिर भी हमारा सप्लाई क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में याद रखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पहले वाले केस में हमने क्या देखा था? जीरो। इस वाले केस में क्या है? इन्फिनिटी। एंड याद रखेंगे ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो सेकंड वाला याद रखेंगे परफेक्टली इलास्टिक। थर्ड वन इज यूनिट इलास्टिक। जब हम लोग यूनिट इलास्टिक की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है इक्वल चेंज। उसका मतलब क्या होगा? इक्वल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी और प्राइस में बिल्कुल सेम चेंज आने वाला है परसेंटेज टर्म्स में। प्राइस एंड क्वांटिटी P Q। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, से फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो जो हमारा सप्लाई इंक्रीज होगा वो भी कितना इंक्रीज होगा? 20% से। P1 एंड Q1 इंक्रीज इक्वल होना चाहिए, 20% का ही गैप है दोनों में। एंड हमारा जो सप्लाई कर्व है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कुछ स्टार्ट होते हुए इस तरीके से टच करेगा। सो ये है यूनिट इलास्टिक वेयर देयर इज इक्वल चेंज। और जब भी इक्वल चेंज होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। क्यों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी में कितना चेंज था? 20, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 20। आंसर क्या होगा? 1। सो ये नेक्स्ट है यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। सो रिलेटिवली इन इलास्टिक देखेंगे हम लोग। अगेन सेम कॉमन चीजें हैं ये। अब यहां पे इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी P एंड Q। जब हम लोग रिलेटिवली इन इलास्टिक की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज है और क्वांटिटी में कम। प्राइस में हम लोग ज़्यादा चेंज करेंगे और क्वांटिटी में हम लोग कम चेंज करेंगे। P1 एंड Q1। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारा सप्लाई कर्व है, ठीक है, डन। एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। क्यों? तो बहुत सिंपल चीज़ है, जो क्वांटिटी में जो चेंज है वो कम है और प्राइस के अंदर जो चेंज है वो ज़्यादा है। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या आया? 0.5, यानी आंसर क्या हो गया हमारा? लेस देन 1। ये है रिलेटिवली इन इलास्टिक। सो ये हमारा फोर्थ टाइप है। ये हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक, ये यूनिट इलास्टिक और ये रिलेटिवली इन इलास्टिक। पहले तो यहाँ तक 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए।
जो लास्ट इलास्टिसिटी है, जो हम लोग फिफ्थ देखेंगे यहाँ पे, रिलेटिवली इलास्टिक। क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? रिलेटिवली इलास्टिक कंसिडर करेंगे। अब रिलेटिवली इलास्टिक है तो ऑपोजिट करेंगे सिचुएशन, प्राइस क्वांटिटी, बट इस बार प्राइस में कम चेंज करने वाले हैं और सप्लाई में ज्यादा चेंज करेंगे हम लोग। यहां पे हमारा जो सप्लाई कर्व है वो इस तरीके से बनेगा, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। क्यों ऐसा? तो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आंसर क्या आया? 2, मतलब ग्रेटर देन 1। सो ये 5 अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी हम लोगों ने कंसिडर की है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड रिलेटिवली इलास्टिक। अब इलास्टिसिटी में हमने जो 5 इलास्टिसिटी देखी, उसके बाद हम मेथड्स देखेंगे। जब हम इलास्टिसिटी मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 अलग अलग मेथड है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड हम लोग पहले भी फॉर्मूला देख चुके हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और हमने उसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी देखा है। दूसरा जो मेथड है परसेंटेज मेथड के अलावा, वो है आर्क मेथड। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे आर्क मेथड के अंदर, वो कुछ इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू द आर्क मेथड। आर्क मेथड से भी हम लोग इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो याद रखेंगे हमारे पास 2 अलग अलग मेथड्स है। फर्स्ट वन इज द परसेंटेज मेथड एंड सेकेंड वन इज द आर्क मेथड। दूसरा भी मेथड होता है नॉर्मली, जिसको हम लोग पॉइंट मेथड बोलते हैं या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड बोलते हैं। जब मैं पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड की बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे उसमें हमारा जो फॉर्मूला है, उसमें हमारा फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? हॉरिजॉन्टल सेगमेंट अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये 2 अलग अलग मेथड्स है, परसेंटेज मेथड एंड आर्क मेथड। यहाँ पे हमने मैक्सिमम टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। अब हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है इक्विलिब्रियम प्राइस। जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करने वाले हैं। और कैसे डिटरमाइन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई की मदद से प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस को। सो हम लोग देख सकते हैं, पहले उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व का स्लोप किस तरीके से होता है, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। जब मैं डिमांड कर्व की बात करता हूं तो डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, एंड सप्लाई कर्व क्या होता है हमारा? अपवर्ड स्लोपिंग। डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही ड्रॉ किया है मैंने, डिमांड कर्व है हमारा और सप्लाई कर्व है। द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट्स, द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या है? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे 2 कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ही हमने हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन किया है। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दैट इज P एंड Q, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं E, दैट इज इक्विलिब्रियम। सो याद रखेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस में हमने बेसिकली जो प्राइस डिटरमाइन किया है, वो डिटरमाइन किसकी मदद से किया है? डिमांड और सप्लाई की मदद से। इस चीज़ को हम लोग पूरे यूनिट में कंसिडर करने वाले हैं आगे। सो यहाँ पे हमको इतना याद होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं। बहुत सिंपल है। आई होप सभी को चैप्टर क्लियर हुआ होगा, यूनिट क्लियर हुआ होगा, सभी टॉपिक्स क्लियर है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।